चलिए, तो लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था हमने? कोएफिशिएंट ऑफ, अच्छा हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था किसका? कोर्स ग्रेन सॉइल का। आज शुरू करेंगे हम किसका? फाइन ग्रेन सॉइल। अच्छा, मैं पहले ही बता देता हूँ, हो सकता है कि आज कुछ भी समझ नहीं आए, ये भी हो सकता है आज मैं समझाऊं और कुछ भी समझ नहीं आए। इसका मतलब ये नहीं कल सुबह नहीं होगी, तो कल समझ आ जाएगा। समझ आ गया? मुझे पहले ही पता है कि हो सकता है कि आज समझ ना आए। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बेकार पढ़ाया। टॉपिक ही ऐसा है जिसको समझाने में मुझे थोड़ी सी मेहनत लगेगी, और पेशेंस रखिए। एक ही दिन में अर्जुन भी क्या नहीं बना होगा, बहुत बड़ा धनुर्धारी नहीं बना होगा। पेशेंस रखा उसने भी, और उसने भी द्रोणाचार्य पे क्या रखा होगा? विश्वास रखा होगा। समझा ही देंगे लास्ट में कैसे मानना है कैसे नहीं मानना है। तो मैं पहले आपको ये बताता हूँ, हो सकता है कि आपको समझ ना आए, कोशिश ये रहे कि समझ आ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि सर आपने तो बहुत बेकार पढ़ा तो कुछ भी समझ नहीं आया, अभी तक सब समझ आ रहा था, अभी कुछ समझ ही नहीं आया। होता है, हमारे साथ भी होता था। तो मैं आपको पहले ही वार्निंग दे देता हूँ कि डब्बे के बाहर लिखा तो होता है कि इंजूरियस फॉर हेल्थ, कैंसर हो सकता, तब भी तो आप करते हो। तो इसलिए पहले मैंने आपको बोल दिया कि हो सकता है कुछ भी समझ ना आए। तो इसका मतलब क्या है? या तो मैंने बेकार पढ़ा है, या टॉपिक ही ऐसा जिसमें इंसान को समझने में क्या होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो बिल्कुल आप लोगों को पैनिक नहीं होना आज के टॉपिक पे। ये चीज क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट लिखिए आप। आज हम पढ़ रहे हैं आपका वो क्या है, आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल। आज लिखिए आप पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल। आज हमारा पार्टिकल साइज ठीक है। कल हमने किसका पार्टिकल साइज किया था? कोर्स ग्रेन सॉइल का। सीयू क्या बताता है? सीयू शेप या साइज? साइज रेंज बताता है। जितना ज्यादा सीयू उतनी ज्यादा रेंज किसकी? साइज की। सीसी शेप, कर्वेचर, कर्व से ध्यान आना चाहिए आपका, शेप। ये चीज हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट, इफेक्टिव साइज कौन सा होता है? D10। एवरेज साइज D50 हमारा क्या होता है? एवरेज साइज होता है। अच्छा, CU का फॉर्मूला याद है? D60/D10। अच्छा, CC का D30 का स्क्वायर इंटू D30 का स्क्वायर डिवाइड D60/D10। याद रखना डायरेक्ट फॉर्मूला। सारे एज में ऐसे पूछे हैं, कोई बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, अब ध्यान सुनना। अब हमारा आज आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। कल हमने जब कोर्स ग्रेन सॉइल का पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन किया, वहां पर हमने यूज किया था सीव एनालिसिस। कल हमने सीव एनालिसिस किया था। मैंने कल ही आपको एक जानकारी ये दी थी कि आप लोगों का ये जो सीविंग किसके लिए सुटेबल नहीं होती? फाइन ग्रेन सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होती। पहले समझ लेते क्यों। पहली बात, एक तो इनके अंदर कोहेजन होता है। एक तो जैसे क्ले है तो क्ले के पास क्या होता है? कोहेजन होता है। और दूसरा, जितना छोटा पार्टिकल होता है ना, जितना छोटा पार्टिकल होता है, अगर मान लो आप लोगों का ये बड़ा पार्टिकल है, इसको मैं अगर टुकड़े टुकड़े में बांट दूं और इसको ऐसे कर दूं, इसका क्या कर दे, छोटे पार्टिकल बना दे, तो जो छोटे पार्टिकल होता है, जैसे आप लोग इसको बारीक कर दोगे उस इसी पार्टिकल को, क्या हो जाएगा कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इसका क्या बढ़ जाता है? सरफेस एरिया। यही कारण है कि आप लोग देखो, आपने सुना होगा कि जब न्यूली बॉर्न बेबी होता है तो उसको जैसे ये दवाई खिलाई जाती है बुखार की, तो पाउडर फॉर्म में खिलाई जाती है ना। क्यों पाउडर फॉर्म में खिलाई जाती है? क्योंकि पाउडर फॉर्म का सरफेस एरिया होता है ज़्यादा, और सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी हो जाता है, मतलब जल्दी रिएक्ट कर जाती है क्या? दवाई। जब आपका कुछ नहीं चाहता फिर आपको लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है इंजेक्शन। जब टाइफाइड की दवाई आपका काम नहीं करती है, टैबलेट, फिर इंजेक्शन लगाया जाता है ना, वही इंजेक्शन लगाए जाते हैं। लिक्विड का सरफेस एरिया और क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो क्या होता है कि जो छोटे पार्टिकल होते हैं इनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, और जैसे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इसके ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ जाते हैं, ये एक्यूमुलेट होना शुरू करते हैं, इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम उसको छानेंगे ना, तो ये क्या नहीं होता, आसानी से छनते नहीं है। ये किसके लिए सुटेबल नहीं है?
सीविंग किसके लिए सूटेबल नहीं है? फाइन के सूटेबल नहीं। अब फाइन के लिए मुझे स्पेशल टेक्निक लेके आनी पड़ेगी, जिस टेक्निक का नाम है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। क्या है? सेडिमेंट। इसको क्या, इसका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन किसकी मदद से क्या आता है? सेडिमेंटेशन की। अब पहली बात थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सेडिमेंटेशन होता क्या है, ठीक है, फिर धीरे धीरे समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम किससे करते हैं? द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है आपका? सेडिमेंटेशन। ध्यान सुने, इसका जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसकी मदद से किया जाता है? सेडिमेंटेशन की मदद से किया जाता है। अब सबसे पहले देखते हैं सेडिमेंटेशन क्या होता है। सेम सेडिमेंटेशन आप लोगों को इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी मिलेगा। जब हम इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग डिस्कस कर रहे होंगे, अपने ईवीएस डिस्कस कर रहेंगे, वहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा? एक सेडिमेंटेशन मिलेगा। सेडिमेंटेशन में मिलेगा वहाँ पर जब हम वाटर को ट्रीट कर रहे होंगे, जब वाटर को ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, क्या होता है कि वाटर के अंदर बहुत सारे सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं। अब सस्पेंडेड सॉलिड मतलब जो आप लोगों को आंखों से दिख रहे हैं कि सॉलिड है इसके अंदर, जो आप लोग के तैर रहे हैं इसके अंदर। अब मान लो आप लोगों का ये पानी है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आपके सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक टैंक बना दिया और इस टैंक के अंदर मैंने पानी को थोड़ी देर रुका दिया। जैसे मैं पानी को रुकाऊंगा, क्या करेगा आपका सॉलिड? क्या करेगा? सेटल होगा नीचे। और जब मैं इसको थोड़ी देर रुकाऊंगा तो जो आपके पहले बह रहे थे, अब वेलोसिटी जैसे ही कम होगी, रुकाएंगे पानी को, तो पार्टिकल कहाँ सेटल होंगे? आपके बॉटम में सेटल होंगे। और आया ना बोले, इसी टैंक को बोलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सेडिमेंटेशन हो रहा होता है। सेडिमेंटेशन मतलब सेटल होना। सेडिमेंटेशन मतलब क्या? यहाँ पर सेटल होना। सिंपल से समझ लो, सेडिमेंटेशन मतलब सेटल होना। तो क्या इस टैंक के अंदर सेटलिंग चल रही है? अरे क्या पार्टिकल सेटल हो रहे हैं? तो पार्टिकल सेटल हो रहे हैं, इसी टैंक को क्या बोला जाता है? सेडिमेंटेशन टैंक बोला जाता है। तो सिंपल अभी ध्यान रखना, सेडिमेंटेशन मतलब होता है सेटल होना। हम प्रिंसिपल अब क्या यूज कर लेते हैं? सेडिमेंटेशन के सिद्धांत को यूज करके हम अपने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को, पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। कहने का मतलब है कौन कौन से साइज के पार्टिकल इसके अंदर क्या हो सकते हैं? प्रेजेंट हो सकते हैं, या इसके अंदर किस रेंज के पार्टिकल क्या है? प्रेजेंट है। ये चीज किधर है? अब ध्यान सुनना। तो सबसे पहले अगर बात करूं कि सेडिमेंटेशन हम किसके लिए करते हैं? सीविंग तो किसके लिए करते हैं? कोर्स ग्रेन सॉइल। और सेडिमेंटेशन किसके लिए करते हैं? फाइन। अब आज मुझे आप ये बता दीजिए कि हमारे अकॉर्डिंग, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, हम किस सॉइल को फाइन बोलते हैं? ऐसी सॉइल जो, ऐसे पार्टिकल जो किससे पास हो गए? 0.075 mm से क्या हो गया? पास हो गया। ऐसे सॉइल जो कहां से पास हुआ? जो कहां से पास हुआ? सेडिमेंटेशन उनके लिए क्या आता है? ऐसे पार्टिकल जो पास हुए, कहां से? पासेस फ्रॉम, कहां से? पासेस फ्रॉम, कहां से? 0.075 mm। ऐसे ये बोल सकता हूं जिनका साइज किससे छोटा हो, या ये बोल सकते हैं जिनका साइज ऑफ पार्टिकल किससे छोटा हो? 0.075 mm से छोटा हो। 0.075 mm से छोटा हो, इसको क्या बोलते हैं? या तो सिल्ट, या फिर क्या? या फिर सिल्ट, या फिर क्या बोलते हैं? ग्रेवल बोलते हैं। और सॉरी, क्ले। ये हमने कल पढ़ लिया था। यहाँ तक की जानकारी क्लियर है आप लोगों को? कल मैंने जानकारी आप लोगों को स्पष्ट रूप से आप लोगों को दे दी थी। आज इसके आगे बढ़ूं तो कल इससे बड़े 0.075 mm से बड़े जो पार्टिकल होते हैं उनके लिए क्या यूज की थी हमने? सीविंग यूज की थी। वहाँ सीविंग हो सकती थी। 0.075 mm से छोटे पार्टिकल होंगे, वहाँ पर क्या नहीं हो सकती? वहाँ पर सीविंग पॉसिबल नहीं है। तो जब सीविंग पॉसिबल नहीं तो हम क्या करेंगे? कुछ दूसरा मेथड लेके आना पड़ेगा, और हम लेके आते हैं क्या? सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन कैसे करता है? सेडिमेंटेशन होता कैसे? सेटल होता कैसे? इसके लिए हमारे पास एक इंसान थे जिनका नाम था स्टॉक, और यही से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आ जाएगा आपके पास। स्टॉक लॉ पढ़ना पड़ेगा। स्टॉक वो नहीं, बैन स्टॉक नहीं है, ये दूसरा वाला स्टॉक है। उस मतलब चौहान जी में ही थोड़ी पूरी दुनिया में, आप पूरे जौन साहब जगह चौहान और तोमर ही मिलेंगे आप लोगों को। तो बहुत सारे चौहान और तोमर हो सकते हैं, ठीक। अब ध्यान सुनना। अब अगर मैं आपसे बात करूँ, हाँ नेगी जी मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब पीछे बोला सर नेगी भी है, नेगी भी, हाँ मिलेंगे नेगी जी भी, ठीक। हो सकता है मेरे पड़ोस में नेगी जी मिल जाए। अब ध्यान सुनना, पहली बात इसमें लिखिए आप लोग फर्स्ट लाइन कि सेडिमेंटेशन टैंक, और सॉरी सेडिमेंटेशन किसके लिए किया जाता है? फाइन के लिए। मतलब फाइन तो ठीक है, लेकिन उस फाइन को हमने कब बोला कि फाइन बोलेंगे हम? अगर आपका पार्टिकल का साइज, हमें बोलते हैं सेडिमेंटेशन इज यूज फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। मतलब इसको डाटा की फॉर्म में बताइए, इसको डाटा की फॉर्म बताइए। फाइन मतलब कब फाइन बोलता हम इसको? व्हेन पार्टिकल साइज इज लेस देन। आज आप बताएंगे मुझे, आज जो जानकारी मैंने आपको कल दी है, आज वो जानकारी आप मुझे देंगे वापस। तो आप बताइए कौन सी सॉइल फाइन ग्रेन सॉइल होती है? जिनका साइज किससे छोटा हो? 0.075 mm से क्या हो? छोटा हो। ऐसी सॉइल को हम कौन सॉइल बोलते हैं? फाइन ग्रेन सॉइल बोलते हैं। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? सेडिमेंटेशन वाला होता है अभी हमको पार्टिकल को क्या करवाना है?
सेटल करवाना है। सेडिमेंटेशन का मतलब है सेटल करवाना पार्टिकल को। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर ध्यान सुनना, सेडिमेंटेशन इज बेस्ड अपॉन स्टॉक लॉ। सेडिमेंटेशन किसके ऊपर? सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन किस लॉ के ऊपर? स्टॉक लॉ। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन कौन सा लॉ? स्टॉक्स लॉ। स्टॉक किसने बोला? किसने दिया? ये स्टॉक ने दिया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक लॉ बोलते हैं। जैसे न्यूटन लॉ, वैसे ही कौन सा लॉ? स्टॉक लॉ। अब ध्यान सुनना, अब अगर कोई लॉ होता है, सबसे पहले उसे क्या होता है? एजम्पशन होते हैं। वो कुछ मानता है कि मेरा लॉ तभी वैलिड है। जैसे एग्जाम्पल, पाइथागोरस का वैलिड है। पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी कि बेटा थ्योरम दे रहा हूं मैं तुम्हें, लेकिन ये थ्योरम तभी वैलिड है जब एक एंगल 90 डिग्री होगा। अगर उसमें एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, पाइथागोरस से आपके रिजल्ट क्या निकल के आएंगे? गलत निकल के आएंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर कब होता है? जब आपका एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो। इसका मतलब एजम्पशन क्या है? एजम्पशन क्या है कि एक एंगल 90 डिग्री हो तभी अप्लाई करना, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज क्लियर है? तभी तो अप्लाई करो। हर चीज क्या होता है आपके? एजम्पशन, तो कुछ मानक होते हैं कि भाई साहब तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये चीज क्लियर है? अब ध्यान सुनना, तो फर्स्ट इसका जो एजम्पशन है वो एजम्पशन है, आप लोगों का ध्यान सुनना। स्टॉक लॉ के एजम्पशन इंपॉर्टेंट कर ले, स्टॉक लॉ के एजम्पशन। और इस एजम्पशन को बहुत डिटेल में हम कहाँ डिस्कस करेंगे? एनवायरनमेंट में। स्टॉक लॉ को बहुत ज़्यादा डिटेल में हम कहाँ डिस्कस करेंगे? इन्वायरमेंटल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, जब यहाँ पर ध्यान, अभी सेडिमेंटेशन का मतलब ये समझ लो, पार्टिकल को सेटल करवाना में। किसके अंदर? पानी के अंदर। पानी के अंदर हम पार्टिकल को सेटल करवाएंगे, और पानी के अंदर से हम बता देंगे कि कौन कौन किस किस रेंज के पार्टिकल क्या हैं, प्रेजेंट है। अभी जादू कैसे होता है वो बात की बात है। तो पहले हम देखते हैं कि इसके लॉ क्या है और इस लॉ के एजम्पशन क्या है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि जब आपके पार्टिकल, ध्यान सुनना, जब आपके पार्टिकल, ध्यान सुनना, जैसे आपके ये टैंक है या फिर इसके अंदर कुछ भी आपका कोई कंटेनर है, इसके अंदर मुझे क्या सेटल करवाने? इसके अंदर मुझे क्या करवाने? पार्टिकल सेटल करवाने, पार्टिकल को सेटल करवाना। अब ये कह रहा है जब पार्टिकल सेटल करेंगे किसके अंदर? इस टैंक के अंदर। तो ये कह रहा है जो सेटलिंग होनी चाहिए, जो सेटलिंग होनी चाहिए वो एक इंग्लिश टर्म निकल के आएगा जिसको बोलते हैं डिस्क्रीट सेटलिंग होनी चाहिए। कैसी? डिस्क्रीट का मतलब होता है इंडिविजुअल, अलग अलग सेटलिंग होनी चाहिए। कहने मतलब गुच्छे में नहीं होनी चाहिए, और गुच्छे को टेक्निकली बोलते हैं फ्लॉक्स। क्या बोलते हैं? फ्लॉक्स। फ्लॉक्स का मतलब कहता है गुच्छा। कह रहा है कैसे नहीं होना चाहिए कि गुच्छे में सेटलिंग हो, कह रहा है हर पार्टिकल की सेटलिंग कैसे होनी चाहिए? डिस्क्रीट सेटलिंग। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट? डिस्क्रीट का अगर देखो टेक्निकल टर्म डिस्क्रीट ही मिलेगा किताबों में, तो डिस्क्रीट का मतलब क्या है? इसका डिस्क्रीट का मतलब क्या है? इंडिविजुअल, मतलब अलग अलग सेटल करेंगे। इंडिविजुअल सेटलिंग होनी चाहिए, इंडिविजुअल। आप हिंदी में लिख सकते हैं क्या? पृथक रूप से। और डिस्क्रीट का मतलब होता है पृथक, अलग अलग ना, पृथक ही बोलते शायद, अलग। तो एक काम करो, अलग अलग लिख लो, देसी भाषा में क्या दिक्कत है? अलग अलग सेटलिंग। अब यहां से जान दो, यही आगे कमी निकल के आएगी किसकी? स्टॉक की जब मैं आपको लिमिटेशन बताऊंगा यही कमी निकल के आएगी। क्या डिस्क्रीट सेटलिंग नहीं होती? परफेक्ट डिस्क्रीट सेटलिंग हो सकती है कि सारे पार्टिकल अलग अलग सेटल होंगे। अरे पार्टिकल क्या भी कर सकते हैं, फ्लॉक्स ही बना सकते हैं, 4-5 पार्टिकल आपस में सेटल कर सकते हैं मिलके। यही आगे जाके क्या भी कहलाएगी? इसकी ड्रॉबैक भी कहलाएगी। अब फिर आप बोलेंगे सर कि तो स्टॉक, अच्छा अभी बात बताओ। फर्स्ट लिखिए इसका, फर्स्ट लिखिए आप इसका पहला एजम्पशन क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्टॉक, अकॉर्डिंग टू स्टॉक सेटलिंग कैसे होती है इसकी? हाँ, डिस्क्रीट का मतलब क्या है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या है? अलग अलग एज्यूम करेंगे, अलग अलग होगी, तभी थ्योरी वैलिड है। तभी थ्योरी क्या है? वैलिड है। तो लिखो पहला एजम्पशन, तो लिखिए फर्स्ट एजम्पशन, और सारे इंपॉर्टेंट करना स्टॉक लॉ को। पार्टिकल द क्या? सेटलिंग इज क्या? द सेटलिंग का मतलब क्या है? सेटल करना। द सेटलिंग कैसे होनी चाहिए? डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? अलग। तो अपनी भाषा में लिखिए सेटलिंग कैसे होनी चाहिए? सेटलिंग कैसे होनी चाहिए बेटा? डिस्क्रीट होनी चाहिए। तो आपका सेटलिंग इज क्या? डिस्क्रीट सेटलिंग। और इसको लिखते हैं हिंदी में क्या? अलग अलग। या अगर टेक्निकल वर्ड नहीं लिखना चाहते हो तो आप ये लिख दो इंडिविजुअल, ना कि गुच्छे में। गुच्छे का मतलब कहता है फ्लॉक्स। अरे गुच्छे का मतलब क्या होता है? फ्लॉक्स। मधुमक्खी का छत्ता अच्छा देखा आप लोगों ने?
क्या बोलते हो, दरवाजे वगैरह में क्या लगता हो, दीमक। तो देखना कुछ आपका एक फ्लॉक्स जैसा बनाता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल इकट्ठे कर देता हो, वो फ्लॉक्स बोलते हो उसको, है ना। और ध्यान सुनना, दूसरा इन्होंने बोला कि ध्यान सुनना कि जिस टैंक के अंदर, ध्यान सुनना, जिस टैंक के अंदर आप लोगों के पार्टिकल सेटल करेंगे वो मीडियम इनफाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट का मतलब, इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि ये आपका बहुत बड़ा, इसका जो वॉल्यूम होना चाहिए बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में तो क्या होगा, फाइनाइट होगा ना। अरे एक्चुअल में तो हमारा एक इनफाइनाइट थोड़ी नहीं होगा जिसका ना सेटल करेंगे। कहने का मतलब ये बोलना चाहते इससे कि देखो जब पार्टिकल आपका क्या यहां से आएगा, यहां से आया तो ये थोड़ी कि यही सेटल होगा, ये आपके आगे आगे जाके 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 हो सकता है ना कि सेटल यहां पर करे, हाँ ना बोले। अब वो कह रहा है कि इनफाइनाइट अगर होगा तो क्या होगा कि आपके कुछ पार्टिकल कहां जाएंगे, इसके सरफेस में टकरा जाएंगे, और आया ना बोले। तो कह रहा है इस चीज को नेग्लेक्ट करना चाहता है। वो क्या कहना चाहता है कि हमारा जो मीडियम वो कैसा है, इनफाइनाइट है। क्या मीडियम इनफाइनाइट होता है क्या कभी? मीडियम तो फाइनाइट होगा। टैंक कितना होगा, इतना ही टैंक होगा, वाटर टैंक जितने में बैठे हुए इस रूम में। तो आपका मीडियम कैसे होता है, जिसके अंदर सेटल करता है, फाइनाइट होता है। लेकिन ये क्या आप कहते हैं, इनफाइनाइट। तो लिखिए द मीडियम जिसके अंदर क्या करता है, सेटल करेगा, वो क्या होगा, द मीडियम इन विच पार्टिकल इज सेटल, इन विच पार्टिकल इज सेटल। क्या वो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट। यही आगे क्या कहला है, इसके क्या भी निकल के आ जाएगी, ड्रॉबैक, कि ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा तो होता ही नहीं है, जैसा किसने बोला, स्टॉक ने बोला। थर्ड, इनका जो अजम्पशन था, इन्होंने कहा मेरा लॉ, पाइथागोरस की थ्योरम कब तक वैलिड थी, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। इन्होंने बोला नहीं, मेरे अकॉर्डिंग मेरी जो लॉ है, स्टॉक लॉ, वो तभी वैलिड है। ध्यान सुनना, ऑब्जेक्टिव, इसके बाद लिख दो ऑब्जेक्टिव के लिए। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये ऑब्जेक्टिव में लिख लेना, समझा क्या? मैं वही बोल रहा हूं, मैं यहाँ मेरे साथ आपको ये फायदा मिल जाएगा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सुई ये बता दूंगा यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ सकता है। आज से थोड़ी नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत सालों से पढ़ा रहे, तो पता है कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मैं भी होता तो स्टॉक लॉस अगर मैं क्वेश्चन बनाना होता, मैं कहाँ से बनाता, मैं वाला क्वेश्चन बनाता ही बनाता। ध्यान सुन, स्टॉक कहता है थर्ड एजम्पशन कि मेरा लॉ तभी वैलिड है जब पार्टिकल का साइज 2 mm से लेके 0.2 माइक्रोन होगा। कहां से लेके कहां तक? इसका मतलब ना तो इनका लॉ किससे ज्यादा बड़ा है, ना तो किससे ज्यादा पार्टिकल साइज लिए वैलिड है 0.2 mm, और ना किससे छोटे के लिए 0.2 माइक्रोन से। 0.2 माइक्रोन का मैंने आपको बताया था कि 1 माइक्रोन बराबर 10 की पावर -3 mm ना। तो हम ये बोल सकते हैं 0.2 माइक्रोन से लेके कितना 0.002 बस, अरे एक जीरो रहेगा, अरे इंटू 10 की पावर -3 कर दो ना, माइक्रोन में mm बदल ले तो कितना 0.2 mm। कहने का मतलब है इनका जो साइज है, इनका जो लॉ है वो किसके लिए वैलिड है, बस ये बोल सकते हैं जो 2 माइक्रोन से पास हो जाए, सॉरी 0.2 mm से पास हो जाए और कितने पे रुक जाए, या ये बोल सकते कितने से लेके कितने यार 0.0002 से लेके कितना 0.2 mm, एक ही बात है। अब वे कहते हैं कि भाई साहब ऐसा क्यों, इसीलिए ध्यान सुनना, अब मैं आपको बताता हूं एक चीज। अगर तो पहले समझते हैं कि अगर आपका पार्टिकल का साइज किससे छोटा हो जाए, एग्जाम में 0.2 माइक्रोन भी दिख सकता है, एग्जाम में क्या भी दिख सकता है 0.0002 भी दिख सकता है mm। पहली बात कि सर ये लॉ तब वैलिड क्यों नहीं है, ये लॉ तब वैलिड क्यों नहीं है जब आप लोगों का पार्टिकल का साइज किससे छोटा हो जाए, 0.0002 से छोटा हो जाए। अब आप लोग ध्यान सुनना कि अगर पार्टिकल का साइज हो जाए छोटा, किससे छोटा, पार्टिकल साइज किससे छोटा हो जाए 0.0002, या ये बोल सकते पार्टिकल बहुत छोटा हो जाएगा। अब वो क्या होता है, ध्यान सुनना, अब इसके अंदर अगर आपका इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, अगर किसके अंदर, सॉइल के अंदर मुझे सॉइल के पार्टिकल को क्या करवाना है, सेटल करवाना है। कहने का मतलब तभी मैं अपना पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर पाऊंगा। अब अगर मैं क्या नहीं करा पाऊंगा, पार्टिकल को सेटल नहीं करा पाऊंगा आगे, तो आप देखें कि हम क्या नहीं कर पाएंगे, फिर पार्टिकल के साइज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते, ध्यान सुनना, हमने कहा सर ये पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं, ये पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं। अब जितना छोटा पार्टिकल होगा, कमेंट करना सरफेस एरिया के ऊपर उतना ज़्यादा।
जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा उसके ऊपर चार्ज, और आपको बता दूं कि ज्यादातर जो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है। छोटे पार्टिकल के ऊपर ज्यादातर चार्ज कौन सा होता है? अब क्यों होता है? इनकी प्रॉपर्टी, इनकी इनहेरेंट, इनकी अपनी क्या है, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ज्यादातर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इस चीज को आपने देखा भी होगा। अब अगर आप लोगों का ध्यान सुनना, अगर आप लोग इसके ऊपर चार्ज है लगभग कौन सा? नेगेटिव, तो ये क्या करेगा? आप देखेंगे कि इसके अंदर ये आप लोग का ऐसे घूमते रहेंगे इसके अंदर। देखा पानी, कभी पानी को धूप में देखना, गिलास लेना पानी का साफ, और उसको किसके अंदर देखना? जो आपका घर का पानी आता है, टैप वाटर, वो वाला वाटर नहीं, जो मिनरल वाटर वो वाली टैप वाटर को लेना, किसके सामने देखा? धूप में। तो आप देखेंगे उसके अंदर आप लोग कुछ ना ऐसे जिगजैग मोशन चल रहा होगा उसके अंदर, ऐसे चल रहा होगा ना ऐसे। ये क्यों चल रहा बताना? अरे क्योंकि इनके ऊपर क्या चार्ज है ना, और एक दूसरे को क्या कर रिपेल कर रहे हैं। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ये आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा। जो जिगजैग मोशन होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कौन सा मूवमेंट? ब्राउनियन मूवमेंट। इसको हम बोलते हैं कौन सा? ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। अब छोटा पार्टिकल क्या करेगा? छोटा पार्टिकल सेटल ही नहीं कर पाएगा। ऐसा पार्टिकल जिसका साइज किससे छोटा है? 0.0002 छोटा है, वो इसके अंदर सेटल ही नहीं कर पाता। जब सेटल ही नहीं कर पाएगा तो ये लॉ भी क्या नहीं है? वैलिड नहीं है। ये लॉ भी क्या नहीं है? अब क्यों नहीं वैलिड? क्योंकि भाई साहब स्टोक्स लॉ जो है एक सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला देता है। एक कहता है, ये देगा, अभी हम देखेंगे कि एक फॉर्मूला देगा किसका? वीएस। व्हाट इज वीएस? सेटलिंग वेलोसिटी, कि किस वेलोसिटी के साथ पार्टिकल सेटल करेगा। हमने कहा ठीक है, किस वेलोसिटी से पार्टिकल सेटल करेगा, लेकिन हर पार्टिकल सेटल थोड़ी नहीं करेगा। कुछ तो उसके अंदर क्या करेंगे? ऐसे घूमते रहेंगे, जिगजैग मोशन करेगा। उसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। तो कहने का मतलब ये वाले पार्टिकल क्या करते ही नहीं है, सेटल नहीं करते। कौन सा वाला? 0.0002 से छोटे पार्टिकल सेटल नहीं करते। तो ये तो हमें समझ आता है कि सर ये लॉ कब तक वैलिड? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। स्टोक्स लॉ इज वैलिड अप टू कब तक? 0.0। रुकना नहीं, रुक तो जाओ। तो ये तो हमें समझ आ गई सर, ये वाली से समझ आ गई सर कि ये तो क्या नहीं कर पाएंगे, ये तो सेटल ही नहीं कर पाएंगे। अब सर अगर 0.2 से बड़ा हुआ तो सर क्या होता है सर? तो सर ये होता है कि अगर 0.2 ज्यादा होगा, इन्होंने बोला कि आपका जो फ्लो होना चाहिए यहाँ पर वो आपका लैमिनार होना चाहिए। लेकिन आप देखना ये चीज आप लोगों को आगे आगे क्लियर होती जाएगी। एक लॉ आएगा सेम इससे मिलता जुलता, मतलब ऐसे आएगा, जिसका नाम था आप लोगों का कौन सा लॉ? एक लॉ आएगा जिसका नाम है डार्सी लॉ। डार्सी भी बहुत बड़े आदमी थे, ठीक है, जैसे बहुत बड़ा वैसे उन्होंने बोला फ्लो लैमिनार। एक लॉ देंगे जिसका क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी का लॉ देंगे वो, ठीक है। तो परमेबिलिटी का लॉ देंगे, उन्होंने कहा कि मेरे अकॉर्डिंग मेरा लॉ तभी वैलिड होता है जब फ्लो लैमिनार होता है। और आपने देखा होगा जो ग्रेवल और बोल्डर होते हैं, बड़े बड़े ग्रेवल और बोल्डर देखा आप लोगों ने? पहाड़ों में आपने देखा होगा उसमें फ्लो लैमिनार होता है, बिल्कुल प्यार से जा रहा होता है, या टर्बुलेंस होता है, बहुत ज्यादा टर्बुलेंस होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर इसके अंदर बड़े पार्टिकल होंगे तो क्या करेंगे वो? बड़े पार्टिकल जब ये सेटल कर रहे होंगे ना नीचे को, तो ये पानी में टर्बुलेंस लाएंगे। पानी में क्या लाएंगे? टर्बुलेंस लाएंगे। आप एक काम करना, आप एक छोटा सा पत्थर फेंकना तालाब में, यूं फेंकना, चुपचाप से नहीं जाएगा। एक बड़ा पत्थर फेंकना, जैसे जाएगा आवाज करके जाएगा फटाक से, मतलब कहने मतलब क्या करेगा? टर्बुलेंस क्रिएट करेगा। इसका मतलब जो टर्बुलेंस क्रिएट कर रहा होगा ना, वो छोटे पार्टिकल सेटल ही नहीं करने देगा उसके अंदर। और ये तो होगा, समझ आ गया? तो ना किससे बड़ा पार्टिकल, किससे बड़ा पार्टिकल नहीं, 0.2 से ज्यादा हो जाएगा, वो क्या करेगा? इसके अंदर टर्बुलेंस क्रिएट करवाएगा। और टर्बुलेंस क्रिएट करेगा तो इससे क्या होगा? जो छोटे पार्टिकल सेटल करना चाहते हैं ना, वो सेटल नहीं कर पाएंगे, सस्पेंशन में बने रहेंगे। इस चीज के लिए अब 0.0002 से छोटा क्यों नहीं इसका लॉ वैलिड? क्योंकि फिर ब्राउनियन मोशन हो जाता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, मोस्ट 5 स्टार कर लो एजम्पशन, 5 स्टार कहना कि इनका जो है, लिखिए इंपॉर्टेंट, द स्टोक्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन, द स्टोक्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन पार्टिकल साइज इज, कहां से लेके कहां तक? 0.2 से लेके 0.0002 mm, या फिर 0.2 से लेके कितने माइक्रोन? 0.2 माइक्रोन। एक ही बात है, 1 माइक्रोन बराबर कितना mm? 10⁻³ तो चाहे एग्जाम में माइक्रोन में पूछे, चाहे एग्जाम में किससे पूछे, mm पूछे, एक ही बात है, बस 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना। अब ध्यान सुनना, पहली बात लिखिए इसका एक्सप्लेनेशन नीचे, कि अगर आपका पार्टिकल का साइज किससे छोटा हो जाए, पहले छोटे की बात करते हैं। अगर पार्टिकल का साइज किससे छोटा हो जाए, अगर पार्टिकल का साइज किससे छोटा हो जाए, और मैं 10 बार इसलिए बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है,
ताकि आपको यही समझ आ जाए कि हाँ ये लॉ वैलिड नहीं होता। किसके लिए? किसके लिए? पार्टिकल साइज किससे छोटा हो जाएगा? पॉइंट। तो लिखिए पार्टिकल साइज लेस देन किससे छोटा? 0.0002 से छोटा हो जाए। तो इसके अंदर क्या होता है? जिगजैग। पता है जिगजैग? जिगजैग, उस जिगजैग मोशन को हम क्या बोलते हैं? अब ब्राउनियन मूवमेंट इज अमाउंट ब्राउन क्या देखने को मिलता है? ब्राउनियन मूवमेंट देखने को मिलता है। अपने भाषा में लिखिए, ब्राउन मूवमेंट देखने को मिलता है। ब्राउन मूवमेंट देखने को मिलता है। अब अगर ये ब्राउनियन मूवमेंट देखने को मिलता है, ये क्यों मिला? ड्यू टू जितना छोटा चार्ज होगा, जितना छोटा पार्टिकल होगा, उतने ज्यादा सरफेस पे क्या होते हैं? इसके चार्ज होते हैं। और ज्यादातर चार्ज कौन सा आता है? अगर मैं नेट चार्ज बोलूं तो नेट चार्ज कौन सा आता है? छोटे पार्टिकल्स पे। अरे नेट चार्ज अगर बोलूं, पूरा मिलाकर अगर बोलूं तो नेट चार्ज आपका कौन सा आता है? नेगेटिव निकल के आता है। यही कारण है कि ये क्या करते हैं, अंदर से घूमते रहते। बोला ना, मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि आप लोग अपना पानी खोलना और उसको किस में देखना? धूप में देखना, सूरज के सामने। अब उसके अंदर देखेगा जिगजैग मोशन सा चल रहा होगा। ये क्यों चल रहा? वो सेटल नहीं हो पा रहे ना उसके अंदर। क्यों सेटल नहीं हो पा रहे बताना? क्यों? क्योंकि उसका वेट इतना कम है ना। अरे वो तो सेटल होने चाहते ही है। ग्रेविटी के कारण कोई चीज सेटल होने चाहता है, लेकिन उसको कौन सेटल नहीं होने दे रहा? अरे वो तो नीचे आना चाहता है, लेकिन चार्ज क्या कर रहे हैं? जो चार्ज है एक दूसरे पर रिपेलिंग चार्ज, वो क्या नहीं करने दे रहे? उसको सेटल नहीं होने दे रहे। मतलब कौन डोमिनेट कर जाता है यहाँ पर? अरे कौन डोमिनेट कर जाता है? अब बड़ा पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल, बड़े पार्टिकल पे भी चार्ज होते हैं, लेकिन यहाँ कौन डोमिनेट करता है? यहाँ वेट डोमिनेट करता है, नीचे आ जाता है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से क्या होता है? ज्यादा होता है। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब सर अगर साइज 0.2 से बड़ा हो जाए तो? अगर सर 0.2 से बड़ा हो जाए तो सर ये क्या करा देता है? ये टर्बुलेंस करवा देता है सर। और अगर टर्बुलेंस करवा देगा तो ये छोटे पार्टिकल को क्या नहीं करने देगा? सेटल नहीं करने देगा। ये चीज क्लियर है? और ये चीज क्लियर है? तो ये सर छोटे पार्टिकल को क्या नहीं करने? सेटल नहीं करने। अब आपके मन में एक डाउट आता है। क्या डाउट आता है? तो सर इसका मतलब ये है कि हम स्टोक्स लॉ को कब यूज कर पाएंगे? जब पार्टिकल का साइज क्या होता है? 0.2 से छोटा होता है। लेकिन हमने तो ये बोला पॉइंट। अच्छा, हमारे बताओ, हमारे सॉइल का साइज कितना है? 0.075 से छोटा है ना? बोली ना, उसको हम फाइन ग्रेन सॉइल बोलते हैं। अरे है ना? बोली। और हमारा स्टॉक 0.075 से छोटा इस क्या कौन सा? फाइन। और हमने क्या बोला कि स्टोक लॉ कब अप्लाई करते हैं? जब पार्टिकल साइज किससे छोटा हो। कौन बड़ा है कौन छोटा है? ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला? नीचे। मतलब इसका मतलब कर सकते हैं हम इसके लिए अप्लाई। अरे आए ना? बोलिए ना यार। हमने क्या बोला कि फाइन सॉइल कौन सी होती है? फाइन ग्रेन सॉइल 0.075 से छोटा। तो इसका मतलब क्या हमारी रेंज आ रही है उसके बीच? अरे आए ना? बोले ना यार। तो कर सकते हैं, बट किससे छोटे के लिए एप्लीकेबल नहीं है? 0.00 किसके लिए? 0.00 कितने जीरो? 3 जीरो एप्लीकेबल नहीं। यहां तो समझ आ गया। नेक्स्ट, अब अगला लिखिए। कितने जंक्शन हो गए? 4। द शेप ऑफ सॉलिड इज स्पेरिकल। इन्होंने बोला कि शेप कैसा होगा? स्पेरिकल मतलब क्या है? मतलब जो भी सॉलिड होंगे वो स्पेरिकल होंगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या सारे पार्टिकल स्पेरिकल होंगे? लेकिन ये क्या अज्यूम करते हैं? स्पेरिकल मानते हैं ये। तो अब कितने जंक्शन हो गए? 5। तो क्या क्या जंक्शन है इसी को समझ लें। पार्टिकल शेप कैसा होगा? स्पेरिकल का मतलब? स्पेरिकल का मतलब क्या होता है? गोलाकार। अब ध्यान सुनना। अब आप बोलेंगे सर एक बात बताओ, इन्होंने स्पेरिकल क्यों माना? इसी को समझते हैं। किससे स्पेरिकल क्यों माना? इन्होंने सर ऐसे क्यों नहीं माना कि सॉलिड ऐसे होंगे? इन्होंने सर ऐसे क्यों नहीं माना कि सर सॉलिड ऐसे होंगे? सर ये इस शेप का मान सकते थे सर। इन्होंने सर ऐसे क्यों नहीं माना? सर ये भी तो मान सकते थे सर ये भी तो कैसे भी शेप मान सकते थे ना। लेकिन उन्होंने कौन सा माना? स्पेरिकल। क्योंकि जब हम कुछ एज्यूम करते हैं, हम इस तरह से एज्यूम करते हैं कि लगभग वो चीज क्या आ जाए? सेम आ जाए। जैसे एग्जांपल,
हम अपने साइड, जब आप लोग ड्यूटी जाओगे, जब आप जो ज्वाइन करोगे ऑफिस में, तो आपका काम, सबसे पहला काम होगा कि आप लोगों को एस्टिमेट बनाना है। जे आप लोग एस्टिमेट बनाओगे ना, तो एस्टिमेट आप लोग बनाओगे, चेक आपका यही करेगा, चेक आपका एक्शन करेगा। तो अब आप एस्टिमेट बनाओगे। तो जब आपने एस्टिमेट बनाया, आपने बोला सर मेरा एस्टिमेट बना 10 लाख का, तो क्या 10 लाख कोई पत्थर की लकीर होती है क्या कि सर 10 लाख है तो 10 लाख से 1 रुपये ऊपर जाएगा तो फांसी हो जाएगी, 1 रुपये नीचे आएगा तो फांसी हो जाएगी? ऐसा कोई लॉ नहीं है हमारे संविधान में कि अगर जेई ने 10 लाख का एस्टिमेट बनाया और 1 रुपये ऊपर बढ़ गया तो फांसी हो जाएगी। और ये तो 10 लाख रुपए प्रोबेबल कॉस्ट होती है, एक अनुमानित कॉस्ट होती है ना। ये एक अच्छा एस्टिमेट हम उसको बोलते हैं जो कॉस्ट से 5% ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, अच्छा एस्टिमेट होता है। लेकिन आप ये मत करना सर मैंने 10 लाख का बनाया था और लास्ट जाता 30 लाख पहुंच गया एस्टिमेट, वो अच्छा एस्टिमेट नहीं है। या आप लोगों ने सर 10 लाख बनाया था और काम तो सर मेरा 2 लाख में हो गया, ये भी एस्टिमेट अच्छा नहीं है। एक अच्छा एस्टिमेट का मतलब क्या है कि लगभग क्या, कि जब मैं उसको बना रहा हुआ तो लगभग इसके आसपास सर बन जाएगा सर ये। तो हमारा एस्टिमेट अगर पास हो जाता है, इसका फिर हम टेंडर निकाल देते हैं अपना। हम बोलते हैं भाई साहब इसकी कॉस्ट जो है इतनी स्टैंडर्ड की, कोई चूक है तो आ जाइए। और आपके पास वो भी टेंडर वाला टॉपिक भी है इंडिया और सिलेबस में कि अकाउंट्स का टॉपिक दिया आपके पास, तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन वहां से पूछा है। तो मैं आपको बता दूंगा टेंडर कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। आपका 1 घंटे क्लास 2 घंटे क्लास में पता जाएगा टेंडर कैसे निकाल जाते हैं, उसको बहुत बड़ा वो नहीं रहता कोई, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को पता है, ठेकेदारी तो करके आए होंगे, यहाँ पे ठेकेदारी करके आए होंगे तो पता होता है टेंडर वेंडर कैसे निकालते हैं, ठीक है। आधे ने तो बना भी रखोगे ठेकेदारी कागज, वो तो अच्छा हुआ यूकेपीएससी आगे तो वो कागज रखे हुए घर पे, नहीं तो आधों ने तैयार कर लेंगे अपने ठेकेदारी कागज। सब कुछ तो हो नहीं सकता, अब ठेकेदारी बन जाते हैं। तो सी टाइप का बनना है, सी क्लास बनना है, ए क्लास बनना है, बी क्लास, ठीक है। आधे तो पहले सपने लेके आते सर मैं तो एक क्लास बनूंगा, है ना, कि सर अब तो मैं क्या बोलते हैं इसको, जेपीएपी को पीछे छोड़ने वाला, वो सपने पहले सोच लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुने, अब मेरा कहने का मतलब यह है कि हम एक एस्टिमेट जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं बताइए, कि लगभग जब वो बनेगा तो लगभग इसके आसपास आएगी कॉस्ट ना, और आए ना बोले। अभी हम एस्टिमेट बनाते हैं तो हम एस्टिमेट तो जो रेट होता है कि भाई साहब सीमेंट का बैग का रेट कितना है, ये तो हम जनरली हम देखते हैं एसओआर और डीएसआर से। अब एसओआर क्या होता है, शेड्यूल ऑफ रेट्स जो पीडब्ल्यूडी के होते हैं, और डीएसआर क्या होता है, डेली शेड्यूल ऑफ रेट जो आपका सीपीडब्ल्यूडी के होते हैं। दोनों रेट सही नहीं होते, दोनों ही रेट आप लोगों के सही नहीं होते। अब मान लो कि जब आप लोगों का पीडब्ल्यूडी ने अपना एसओआर बनाया उस टाइम सीमेंट 350 का था। आज हमारे वित्त मंत्री ने बिल पास किया और आज से बोल दिया कंस्ट्रक्शन आइटम महंगे हो जाएंगे, बोलते हैं ना, अरे बोलते हैं आज से टीवी महंगा हो जाएगा, आज से बोलते हैं कि गुटखा तंबाकू महंगा, तो तब फिर आपकी दिक्कत आ जाती है आप लोगों को कि अबे यार अब कैसे, डीजल महंगा उससे कोई युवा को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही तंबाकू गुटखा ये महंगा हो जाता है बोलते हैं भाई साहब सरकारी बेकार है, ये इसने बहुत महंगाई कर दी। पहले 7 रुपए की आती थी गोल्ड प्लग, अब 15 की कर दी सर, है ना। ये तो क्या हो सकता है कि जब वो एसओआर और डीएसआर बने होंगे तब तो आप लोगों का कॉस्ट कम रही होगी, अब तब तो हमने क्या उस हिसाब से एस्टिमेट बना दिया। लेकिन जब हम परचेज करने गए, जब हमने सामान मंगाया, तब कॉस्ट ज़्यादा निकल के आ सकती है। तो ये कॉस्ट क्या होती है आपकी, प्रोबेबल होती है। और अगर एग्जैक्ट आपको कॉस्ट चाहिए, जरूरी नहीं आपको डीएसआर फॉलो करना है, जरूरी नहीं आपको एसओआर फॉलो करना है। आप जाइए मार्केट में 3 कंपनी से आपकी कोटेशन लेके आइए, बड़ा प्रोजेक्ट है और चलो 10-15 लाख रुपए के लिए एस्टिमेशन, तो क्या कर लोगे आप, एसओआर निकालिए। एसओआर हमेशा हायर साइड लेके चलता है अपना, मतलब कॉस्ट जैसा अगर 305 रुपए की सीमेंट होगी तो कितना लिख देगा उसमें 350, मतलब हायर साइड लेके चलता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँगा जैसे मैं एग्जांपल मेगा प्रोजेक्ट्स है, तो उसमें अगर मान लो आपकी 1,000 करोड़ की सीमेंट लग रही, तो आप 3 कंपनियों को चिट्ठी लिखे ना अपने ऑफिस से, आपने लिखा अंबुजा को, आपने लिखा अपने एसीसी को, आपने लिखा अपना भंगूर सीमेंट को, कि ऐसा है कि हमारे यहाँ पर 1,000 करोड़ की सीमेंट लगने वाली है, 1,000 करोड़ की सीमेंट, और मुझे बताइए कि आप कितनी सीमेंट दे सकते हो मुझे और कितने रुपए में दोगे कम से कम। तो बोलता है कि वैसे तो मार्केट में तो 350 का बैग मिलता है, आपको हम 250 में दे देंगे। अब 250 में क्यों देगा, क्योंकि भाई साहब एक साथ इतना भी तो बिक रहा उसका, तो वहां से प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम निकल के आ जाती है। तो आपको जरूरी नहीं कि एसओआर और डीएसआर फॉलो करना है। बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए आप मार्केट जाइए, मार्केट से कंपटीशन कराए ना, मार्केट से जब मार्केट से कंपटीशन करवाएंगे कॉस्ट क्या आएगी, ऑब्वियस सी बात कम आएगी। हमने बोला भाई हमने बोला कि 100 करोड़ की सीमेंट देगा क्या, वो नाच के बोलेगा हाँ मैं दूंगा, वो अपना आप लोगों को बड़ा साफ भेजेगा आपके ऑफिस में, बोलेगा सर आपका डैम बन रहा है, हाँ कि सर हमारी सीमेंट लो प्लीज, और बोलेगा नहीं हमें तो मुझे सीमेंट 250 का दे रहा बैग, सर हम 245 का दे देंगे सर आपको, आप ले तो लीजिए सर। इससे कॉस्ट क्या निकल के आएगी, कम निकल के आएगी। तो कॉस्ट सारी क्या होती है, प्रोबेबल होती है।
सेम। अब इन्होंने सर एज्यूम क्यों कैसे किया, क्या स्फेरिकल इसलिए एज्यूम किया, हम भी चाहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट निकल के आए सेडिमेंटेशन का वो लगभग क्या निकल के आए, सही निकल के आए। तो लगभग हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पार्टिकल कुछ इस तरह के होते हैं ना, सॉलिड इस तरह होते हैं ना पार्टिकल। अब इसका मिलता जुलता शेप किससे होता है, स्फेरिकल से होता है। तो क्योंकि इसका मिलता जुलता शेप इससे है तो हम एज्यूम भी ऐसा ही करेंगे। अब बोलेंगे ऐसा क्यों नहीं एज्यूम किया, अरे क्योंकि हमारे जो सॉइल होती है ना उसके सॉलिड होता है, अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे उसका मिलता जुलता शेप किससे होता है, स्फेयर। तो हमने माना भी कैसा, स्फेरिकल। ये चीज किधर है, समझ आ गया नहीं आया समझ? अरे क्यों मान, लिख लो इसको, कभी पूछेगा स्फेरिकली क्यों माना, तो स्फेरिकली क्यों माना बताना। आप एज्यूम भी इस तरह से करते हो ताकि रिजल्ट क्या निकल के आए, क्योंकि हमारे सॉइल सॉलिड का शेप मिलता जुलता किससे है, स्फेरिकल से, इसलिए हम स्फेरिकल मान लेते हैं। ये चीज क्लियर है? तो सारे एजम्पशन थे किसके, ये सारे एजम्पशन किसके थे, स्टोक के थे। कुछ रहा था स्टोक लॉ में सेटलिंग कैसे होती है, डिस्क्रीट या फ्लॉक्स, डिस्क्रीट। आपको लग रहा है बहुत सारे ड्रॉबैक है, क्या क्या ड्रॉबैक है, सेटलिंग क्या नहीं होती, डिस्क्रीट नहीं होती। डिस्क्रीट होती थोड़ी नहीं, उन्होंने तो बोला डिस्क्रीट होनी चाहिए, होती थोड़ी नहीं एक्चुअल में डिस्क्रीट। दूसरा क्या बोला इन्होंने कि क्या बोलते हैं मीडियम इनफाइनाइट है जबकि फाइनाइट होता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि पार्टिकल स्फेरिकल होने चाहिए जबकि पार्टिकल स्फेरिकल होते ही नहीं। इन्होंने बोला कि आपका किससे बड़े पार्टिकल का वैलिड है, 0.2 से छोटा, और या ये बोल सकते 0.002 से लेके, तो पार्टिकल तो किससे भी छोटे होते हैं, पार्टिकल तो किससे छोटे होते हैं, 0.0002 से छोटे होते हैं, मतलब उसके लिए आपका वैलिड नहीं है। इसका मतलब सारे इसके क्या निकलेंगे बाद में, ड्रॉबैक निकलेंगे। अब आप बोलेंगे सर जब इतनी गलतियां हैं तो हम यूज क्यों कर रहे हैं, तो फिर मैं क्या बोलूंगा कि आप अपनी थ्योरी दिए उसको यूज करवा लेंगे क्लास में कल से। अरे भाई साहब इससे अभी तक हमारे पास थ्योरी अवेलेबल नहीं, यही थ्योरी अच्छी, यही लॉ अभी तक अवेलेबल है, इससे कोई अच्छा लॉ दे दो कल पढ़ के, तो कल से हम ये बोलेंगे कि कल से इन्होंने भाई साहब लॉ दिया, कल से वो पढ़ा देंगे। अरे भाई साहब जो है वो यही अवेलेबल है, इसलिए इसी से क्या चलाओ, काम चलाओ, सही है कि गलत है। इसका मतलब हम अपनी इंजीनियरिंग को एरर के साथ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ रहे हैं, हम एरर के साथ पढ़ रहे हैं, दूसरा लॉ अवेलेबल नहीं हमारे पास, तो किस लॉ से निकालते हैं, स्टोक लॉ से ही निकालते हैं। ये बात क्लियर है, स्टोक लॉ क्लियर है। कहने का मतलब जब मैं आपको सेडिमेंटेशन करा रहा हूँ मैं किस लॉ को यूज करूंगा, स्टोक लॉ। अब ये कहता है कि अगर सारे अजम्पशन वैलिड हो जाए, ये सारे अजम्पशन, तो कहता है कि जिस वेलोसिटी से पार्टिकल सेटल होगा ना उसकी सेटलिंग वेलोसिटी वीएस, क्या वीएस बराबर होगा आप लोगों का G-1 इंटू गामा W डिवाइडेड बाई 18 म्यू। पहली बात तो डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेगा स्टोक का, इंटू डी स्क्वायर, छोड़ दिया मैंने, अच्छा, इंटू डी स्क्वायर। अब ध्यान सुनना, कहने का मतलब ये वीएस क्या है, वीएस क्या है, सेटलिंग वेलोसिटी किसकी, जिस वेलोसिटी पार्टिकल क्या करेगा, सेटल करेगा किसके अंदर, टैंक के अंदर। जी क्या बताना, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी, बाय डिफॉल्ट सॉइल क्या, सॉलिड्स की, सॉलिड की। गामा डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर। डी क्या है, साइज, डी क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल। और म्यू क्या है, विस्कोसिटी, म्यू क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी। अब देखो जितना बड़ा साइज उतनी ज्यादा सेटलिंग वेलोसिटी ना। अरे छोटा पार्टिकल ज्यादा सेटल करेगा या बड़ा पार्टिकल ज्यादा सेटल करेगा, बड़ा पार्टिकल पानी का ज्यादा सेटल करेगा, और आया ना बोलिए। अच्छा जी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, पानी से कितना गुना भारी है, तो जितना है जी उतना ज्यादा क्या, विस्कोसिटी, उतना ज्यादा सेटलिंग वेलोसिटी। अब अगर मैं आपसे बोलूँ रुक जाओ, विस्कोस का मतलब क्या होता है, विस्कोसिटी का मतलब होता है, जैसे अभी मैं विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, विस्कोसिटी बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स का। ये समझ लो विस्कस का मतलब आप ये समझ लो अभी गाढ़ा, जैसे मैं एक पत्थर को अगर मैं शहद में डुबाऊँ और एक पत्थर को मैं पानी में डुबाऊँ, किस में पत्थर जल्दी नीचे चला जाएगा, पानी में। इसका मतलब विस्कोसिटी कम थी। अब शहद की विस्कोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतनी कम क्या होगी, उतनी कम सेटलिंग वेलोसिटी होगी। अब क्योंकि ध्यान सुनना, क्योंकि आप लोगों का म्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है और जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। और टेम्परेचर बढ़ा दो
तेल पहले फ्लो नहीं कर रहा था, अब टेम्परेचर बढ़ा तेल फ्लो कर ले जाता है, मतलब विस्कोसिटी क्या करती है, घट जाती है। वो बात की बात है सारा। म्यू के बारे में सारी जानकारी क्या मिलती है, फ्लूइड मैकेनिक्स में मिल जाएगी आपको। तो अभी मैं आपको म्यू के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, तो टॉपिक से भटक जाएंगे हम। तो म्यू नहीं समझ आता कोई बात नहीं, म्यू म्यू होता है भी समझ लो। तो लिखिए सबसे पहले व्हाट इज वी एस। अच्छा ये फॉर्मूला कब आएगा, जब इस सारे अजम्पशन क्या हो जाए, वैलिड हो जाए। और जी क्या है, एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी, औसत। अरे अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग होगी ना, एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी। पहले लिखिए व्हाट इज वी एस। व्हाट इज वी एस, सेटलिंग वेलोसिटी। व्हाट इज डी, साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल। व्हाट इज गामा डब्ल्यू, यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये होता है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। कितना, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है पानी का यूनिट वेट। नेक्स्ट, हाँ भाई, और क्या छूटा, म्यू, डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक अब क्या होता है वो छोड़िए, वो टॉपिक का डिस्कशन नहीं है, ठीक है। अब वो कहता है ये किसका लॉ है, ये कौन सा लॉ है, स्टोक्स लॉ है। प्रूव करवाना होगा स्टोक्स लॉ तो एनवायरनमेंट में प्रूव करवा देंगे, लेकिन वहां भी अभी हम प्रूव करने की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पेपर में प्रूफ नहीं आएगा स्टोक्स लॉ का। ये चीज क्लियर है, इंपॉर्टेंट कर लो पहले तो फॉर्मूला, डायरेक्ट एग्जाम में फॉर्मूला आएगा, डायरेक्ट एग्जाम में आपका फॉर्मूला आएगा। और पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट कर लो, कौन सा लॉ, स्टोक्स लॉ। यहां तक क्लियर है। अब सुन लो, अब आपने बोला सर अब इसका मतलब सेडिमेंटेशन में मैं कौन सा लॉ यूज करूंगा, स्टोक्स लॉ। मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है, ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है किसमें, सेडिमेंटेशन में ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। यहां तक बात क्लियर है, हाँ यहां तक बात क्लियर है सारी। अभी आपको ये नहीं पता होगा ना कि मैं करने क्या चाह रहा हूँ, नहीं चलता पता, हमें भी नहीं चलता पता, जब हम स्टूडेंट थे तो हमें नहीं पता होगा कि आगे वाला करवाना क्या चाहता है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि जो मैं आज पढ़ाऊंगा, ऐसा तो है नहीं कि जैसे मूवी रिलीज हुई पुष्पा तो पहले ट्रेलर दिखा दो तो पता चल जाएगा कि नहीं यार ये क्या बोलता, अल्लू अर्जुन का भयंकर रोल है इसमें, तो ये तो ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब पहले मूवी क्या करनी पड़ेगी, ये सोचे कि अभी आप लोगों ने क्या देखा ही नहीं है ट्रेलर, तो आपको पता नहीं होने वाला क्या है। तो जब मूवी पूरी आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि मूवी में हुआ क्या, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब अगर मैं आपसे बात करूं, इसको मिटाऊं, चलिए अब ध्यान सुनना। अब सेडिमेंटेशन कैसे कैसे कर सकते हैं उस चीज को समझते हैं। तो वैसे तो हमारे पास 3 मेथड है, लेकिन हमारे सिलेबस में और हमसे पूछेगा वो 2 मेथड ही आप लोगों को यूज करने हैं। ध्यान सुनना, फर्स्ट अगर मैं बात करूं कि सेडिमेंटेशन करते कैसे, तो मतलब सेडिमेंटेशन प्रोसेस से हमें क्या निकालना है, पार्टिकल के साइज बताने की कौन कौन से हैं उसके अंदर, वो कैसे बताएंगे वो है बात की बात। सबसे पहले पहला मेथड आपका लिखो, मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन, मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन, जिसमें से मैं आज आपको एक ही मेथड बताऊंगा, बस इसलिए बताऊंगा एक ही मेथड ताकि आप लोगों के दिमाग में क्या ना हो जाए, पूरी खिचड़ी ना बन जाए, ठीक है। पहला मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन, पहले लिखिए पिपेट मेथड। पिपेट, पिपेट आप लोगों ने केमिस्ट्री लैब में देखा, हाँ जो तो होता है, जो होता था जो सरकारी स्कूल होता है इंटर कॉलेज, वहाँ पिपेट से ऐसे निकालते ऐसे, और जो जहाँ फीस ज़्यादा होती है वहाँ ऊपर कैप होता है, ऐसे करते हैं, वैक्यूम क्रिएट होता है, पानी अपने आप ऊपर आ जाता है। तो आप लोग जिस स्कूल में तो वो सोचे पिपेट आपने देखा है, देखा पिपेट, अरे एक ऐसी ट्यूब सी होती है और इसके ऊपर लगा होता है क्या, अरे बच्चों को ड्रॉप पिलाते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, रबड़ लगा होता है, उस रबड़ को जैसे ही पिचकाते हैं अंदर एक नेगेटिव या एक वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होता है, जैसे ही उसको छोड़ते हैं ये क्या करता है, उसको ऊपर खींच लेता है। क्या था, अरे तुम सरकारी स्कूल वाले होंगे तो ऐसे इसमें नहीं रहा होगा, ये तो इसको मुंह से खींचा होगा ऊपर, ऐसा हुआ, ठीक है। चलिए अब ध्यान सुनना, फर्स्ट मेथड आपका कौन सा मेथड है, पिपेट मेथड। सेकंड हाइड्रोमीटर मेथड, हाइड्रोमीटर मेथड। फर्स्ट कौन सा आपका पिपेट और सेकंड कौन सा आपका हाइड्रोमीटर मेथड। ये चीज समझ आ गया,
तो पहले हम डिस्कस करेंगे कौन सा पिपेट आज, और कल डिस्कस करेंगे हम किसका। मैं चाहता आज डिस्कस कर लेता, पर फिर वो बात ही हो जाती कि मेरा तो सिलेबस जल्दी हो जाता, मेरा टॉपिक आज ही हो जाता, लेकिन आपको कुछ समझ भी नहीं आता। तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग इतना बोझ नहीं झेल पाएगा जितना मतलब इसका, ठीक है। तो ये टॉपिक स्टूडेंट का ना पढ़ने का मन ही नहीं करता, पता नहीं क्यों। कौन सा मेथड पिपेट और कौन सा मेथड हाइड्रोमीटर। मैं भी छोड़ के आता था इस टॉपिक को, हम तैयारी कर रहे होते हैं, मैंने कहा ये मेथड छोड़ यार। हाँ, पर इतना कर लेता था कि क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन दिखे तो मैं करके आ जाऊंगा सीधा, लेकिन समझ नहीं आया था अपने टाइम पे जब हम इसको पढ़ते थे। अब ध्यान सुनना, इसको मिटाओ तो पहला अब सुन लो। अब अगर कोई सा भी, ध्यान सुनना, कोई सा भी मेथड हो सेडिमेंटेशन का, चाहे आपका कौन सा मेथड हो, पिपेट मेथड हो चाहे आपका हाइड्रोमीटर मेथड हो, दोनों में हम क्या करते हैं, एक सॉइल का सस्पेंशन तैयार करते हैं। सॉइल का सस्पेंशन का मतलब क्या है कि हम एक क्या बोलते हैं पेस्ट तैयार करते हैं, लिक्विड मतलब स्लरी टाइप की। किस की? पानी और सॉइल की। जिस सॉइल का आपको क्या निकालने हैं, अरे जिस सॉइल में आपको निकालने की पार्टिकल के साइज क्या क्या है, तो इसमें दोनों में हम क्या करते हैं, क्या बनाते हैं दोनों में, सॉइल का क्या सस्पेंशन। क्या होता है सॉइल सस्पेंशन? क्या होता है? अरे सस्पेंशन जैसे आप बोल रहे हो कि क्या बोलते हैं, चीनी और पानी का सस्पेंशन, मतलब सॉलिड घोल बनाएंगे। हाँ ठीक है, दोनों का क्या बनाएंगे, घोल बनाएंगे। ध्यान सुना, अब ध्यान सुना, तीनों में ही, दोनों मेथड में 3 स्टेप होते हैं। चाहे वो पिपेट हो, पहले मैं दोनों का क्या बता रहा हूँ, पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, फिर अलग अलग करके इसको पढ़ेंगे। तो चाहे पिपेट मेथड हो चाहे क्या हो, हाइड्रोमीटर मेथड हो, दोनों में ही हम क्या करते हैं, दोनों में ही हम पानी का क्या बनाते हैं, घोल बनाते हैं। अब जब घोल बना रहे होते हैं तो क्या करते हैं, उसी को समझते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें फर्स्ट, इन बोथ द मेथड, कौन से, इन बोथ द मेथड कौन सा, पिपेट और कौन सा, हाइड्रोमीटर मेथड। हाइड्रोमीटर मेथड 3 स्टेप्स आर कॉमन। 3 स्टेप क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। 3 स्टेप क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। 3 स्टेप क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनना, पहला हम इसमें क्या बनाते हैं, सॉइल का सस्पेंशन बनाते हैं। तो जब सॉइल का सस्पेंशन बना रहे होते हैं ना, उससे पहले ध्यान सुनना, सॉइल सस्पेंशन बनाने से पहले हम क्या करते हैं, इसी को समझ लेना। और इस चीज को हम बोलते हैं प्री ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल। क्या करते हैं, ध्यान सुनना, पहला स्टेप क्या, लिखना नहीं है, पहले समझ लो। पहला क्या करते हैं हम दोनों में, प्री ट्रीटमेंट। अब इसको प्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग यहां पर सस्पेंशन बनाने से पहले कुछ कर रहे हो। एक होगा पोस्ट ट्रीटमेंट। पोस्ट क्यों बोल रहे हो, क्योंकि सस्पेंशन बनाने के बाद में कर रहे हो। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, इस चीज के लिए। अब प्री ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, ध्यान सुनना, जो हमारी सॉइल है, फाइन सॉइल, जो हमारी क्या है, सॉइल है, इस सॉइल के अंदर हमारे क्या होंगे, ऐसे पार्टिकल होंगे जो अपनी क्या बना रहा होगा, फ्लॉग बना रहा होगा। क्या बना रहा होगा, जो एक्युमुलेट हो रहा होगा, इकट्ठा हो रहे होंगे एक जगह पर। अब इसको पहले हमें तोड़ना है। अब आप बताइए हम तोड़ क्यों रहे हैं, पहले इसको हम इसको, जो कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे कि जो इसका, कुछ पार्टिकल तो ये है, ये जो डिस्क्रीट है, क्या अलग अलग होंगे। कुछ पार्टिकल क्या होंगे, अरे कुछ पार्टिकल क्या होंगे, कुछ क्या करेंगे, फ्लॉग बना रहे होंगे, और ये कहाँ चिपक जाएंगे, ये इन बड़े पार्टिकल में चिपक जाएंगे, और इनका साइज भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और खुद ये क्या, जब साइज बढ़ा देंगे तो आपको लगेगा कि नहीं साइज बढ़ेगा तो जल्दी सेटल करेंगे, आपको लगेगा नहीं ये सेटल कर, लेकिन एक्चुअल में साइज तो था नहीं, इसका साइज तो क्या करता है, ग्रुप बड़ा कर दिया था, इसके ऊपर चिपक गए थे। और अगर आपके इसके ऊपर चिपक गए, या और जबकि इसके ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई करना है, स्टॉक लॉ का एजम्पशन क्या है कि सेटलिंग डिस्क्रीट होनी चाहिए। क्या डिस्क्रीट सेटलिंग होगी, नहीं, यहाँ पर सेटलिंग कैसे होगी, फ्लॉग के साथ। इसका मतलब फिर तो रिजल्ट ही क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो हमने स्टॉक लॉ को वैलिड करवाने के लिए हम पहले ट्रीटमेंट करते हैं। कौन सा ट्रीटमेंट, प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, प्री ट्रीटमेंट में इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक सॉइल होती है। अब ऑर्गेनिक सॉइल को भी देखना आप, जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है ना, ऑर्गेनिक सॉइल, जैसे आपका देखो, आपने ये चीज आपने देखा है लाइफ में हर जगह, दीमक लगते हैं किसके ऊपर,
लकड़ी के ऊपर, और लकड़ी को खराब कर देते हैं। और लकड़ी को जैसे ही खराब करते हैं ना, आप देखना कि जैसे लकड़ी खराब करते हैं, वहाँ देर जहाँ पर दीमक होगा, कुछ इस तरह से आप लोगों की सॉइल से जम जाती है। और देखोगे ना दीमक लगे लकड़ी वकड़ी पे, देखा ऐसा। ऑर्गेनिक सॉइल भी अपने क्या करता है, कुमुलेट होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉइल जो सॉइल बनती है बहुत फाइन बनती है ना। मैंने एग्जांपल दिया था पीठ, जब जैसे मैंने बोला था कि जब मैं मरूंगा और मेरी सॉइल बनेगी तो कैसी सॉइल बनेगी बताना, बहुत मोटे मोटे पत्थर बनेंगे। अरे पता नहीं चलेगा कब मिट्टी में मिल गए सर, ऐसे तो होगा। अरे बहुत बड़े बड़े पत्थर बनेगा कि देखो संदीप सर ये थे बेचारे, अरे पता भी नहीं चलेगा कब मिट्टी में मिल गए। बहुत पतली सॉइल बनेगी ना। तो ऑर्गेनिक सॉइल बहुत क्या होती है, पतली होती है। इसका मतलब ये भी इकट्ठा होने की कोशिश करता है, तभी तो इकट्ठा होता है वहां पर। अरे ना होते तो हमें क्या करना है, ऑर्गेनिक सॉइल को, इसको क्या करना है, हमें क्या करना है, पहले ऑर्गेनिक सॉइल को रिमूव करना होता है। और इसके अंदर हम डालते क्या, इसके अंदर हम प्री ट्रीटमेंट में डालते हैं, पहले क्या डालते हैं, क्लोरीन डालते हैं। क्लोरीन क्यों डालते हैं, क्योंकि क्लोरीन आपका, क्या तो क्लोरीन डाल दो या क्या डाल दो इसके अंदर, H2O2। H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखा जब आपको कभी चोट वोट लगती है तो डॉक्टर के पास जाना, उसके अंदर H2O2 डालता है। ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज करता है मटेरियल, और क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। जैसे हम इसको अंदर डालेंगे तो आपका ये क्या डिसइंफेक्शन भी तो करे, चोट वोट लगती डालते हैं ना इसको। बालों में भी डाल के देखने के बाद इसको, ये पूरे बालों क्या कर देगा, ब्लीच के लिए यूज़ करते हैं H2O2 को। जब H2O2 करते हैं ना तो कलर वाला करवाते हैं, हाँ, तो H2O2 ही डालते हैं उसका, ब्लीच के लिए यूज़ किया जाता है H2O2। ठीक है, अब ध्यान सुनना, H2O2 हम इसके अंदर डालते हैं। H2O2 क्यों डालते हैं मतलब, ताकि जो आपकी इसके अंदर कौन सी सॉइल है, ऑर्गेनिक सॉइल है, वो क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। इसलिए हम क्या डालते हैं इसके अंदर, H2O2 डालते हैं। और ध्यान सुनना, क्या होता है दूसरा हम डालते हैं इसके अंदर 0.2 N क्या होता है, नॉर्मलिटी। ये आप लोगों ने सुना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन 9th 11th 12th में। अबे छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या डालते हैं, HCl डालते हैं। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं। तो इसका नाम प्री ट्रीटमेंट, पहले ध्यान सुना, प्री ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, व्हाट इज प्री ट्रीटमेंट में करते क्या है, क्या डालते हैं, क्लोरीन भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या डालते हैं इसके अंदर, एक तो डालते हैं पहले क्या, H2O2, H2O नहीं है, पानी नहीं डालते, एंड क्या 0.2, ये स्ट्रेंथ होती है इसकी ना, स्ट्रेंथ होती है। अब इतना मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता आपको। 0.2 क्या ऑफ क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। अब ये दोनों ही जैसा, अच्छा ये मैंने किससे पहले किया, सॉइल के सस्पेंशन बनाने से पहले आप इसको करते हो, ताकि हम कौन सा लॉ वैलिड करवा पाए, स्टॉक लॉ वैलिड करवा पाए। अदरवाइज आपकी जो सेटलिंग होगी वो कैसी होगी, फ्लॉक में होगी, और फ्लॉक में अगर सेटलिंग होगी तो कौन सा लॉ वैलिड नहीं है, स्टॉक लॉ आप लोगों का वैलिड नहीं हो पाएगा। तो पहला कौन सा ट्रीटमेंट करवाया हमने, प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, सॉइल सैंपल में क्या डाल देते हैं, H2O2, ताकि क्या हो, ऑक्सीडाइज हो जाए, ताकि क्या और ऑक्सीडाइज हो जाए ऑर्गेनिक मैटर। HCl क्यों डाला, HCl क्या करता, फ्लॉग नहीं बनने देता। HCl क्या नहीं करने देता, फ्लॉग नहीं बनने देता, क्योंकि इनका पार्टिकल साइज इतना ज़्यादा होता है, इतना छोटा होता है कि फ्लॉग बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका फ्लॉग ना बने, हमने क्या कर दिया इसके अंदर, HCl डाल दिया। इसको बोलते हैं प्री ट्रीटमेंट। समझ आ गया, तो लिखिए, सबसे पहले लिखिए प्री ट्रीटमेंट। अब ये दोनों, अच्छा सुन लो, ये दोनों में होता है, चाहे वो क्या हो, चाहे वो पिपेट मेथड हो, चाहे आपको कौन सा हो, हाइग्रो, दोनों में कॉमन है प्री ट्रीटमेंट। क्या करता हूं प्री ट्रीटमेंट में, लिखिए प्री ट्रीटमेंट, प्री ट्रीटमेंट। तो लिखिए इन प्री ट्रीटमेंट, नोट से क्या मैं लिखवा देता हूं, किसी पास लिखवाए थे, लिखा है क्या, प्री ट्रीटमेंट में लिखवाए थे क्या आप लोगों को, नोट्स है किसी पास, कोई बात नहीं। इन प्री ट्रीटमेंट में लिखवा देता हूं, इन प्री ट्रीटमेंट, ब्रैकेट में प्री का मतलब होता है सॉइल सस्पेंशन बनाने से पहले, मतलब अभी क्या नहीं डाला इसके अंदर, पानी नहीं डाला। इन प्री ट्रीटमेंट, H2O2 एडेड इन व्हाट, एडेड इन किसमें, सॉइल सैंपल, एडेड इन सॉइल सैंपल। क्यों ऐड किया बताइए पहले, क्यों, टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर, टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर, ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर।
ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर। लिख दिया। नेक्स्ट लिखिए, एंड पॉइंट टू एन क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ HCl टू रिमूव कैल्शियम कंपाउंड। क्यों बताना कैल्शियम कंपाउंड क्यों रिमूव किया है? अरे कैल्शियम ने सुना होगा ना आप लोगों, कैल्शियम के पास बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है और ये क्या करने की कोशिश करता है, फ्लॉक्स बनाने की कोशिश करता है कैल्शियम कंपाउंड। एक कौन सा ट्रीटमेंट है, प्री ट्रीटमेंट। अब इसके बाद क्या, जब आप लोगों ने प्री ट्रीटमेंट करवा दिया, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम सॉइल सस्पेंशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसके बाद, सॉइल सस्पेंशन। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सॉइल सेकेंड लिखे। अब लिखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सस्पेंशन। अब आप लोगों को बनाना पड़ेगा सॉइल का सस्पेंशन, सॉइल सस्पेंशन। सॉइल, अब ऑब्जेक्टिव लोग कितना बनाते हैं सॉइल सस्पेंशन। अब सॉइल सस्पेंशन दोनों में बनता है, किसमें, प्री में भी, सॉरी पिपेट में भी और हाइड्रोमीटर में भी। अब ध्यान सुनना, इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान सुनना, सॉइल सस्पेंशन दोनों में बनता है। फर्स्ट पिपेट मेथड में क्या बनता है, सुन लो, पिपेट में, और दूसरा में हाइड्रोमीटर मेथड में। यहां सुन लो, पिपेट मेथड में सस्पेंशन बनता है, वो क्या करता है, फिक्स 12 से लेकर 30 ग्राम लेते हैं सॉइल का सैंपल। 12 से 30 ग्राम क्या लेते हैं, सॉइल। इसमें हम क्या करते हैं, 12 से लेके कितना ग्राम, हाँ 30 ग्राम क्या लेते हैं, सॉइल लेते हैं, और इसके अंदर हम डालते हैं पानी। क्या डालते हैं, इतना पानी डालना है कि इसका फाइनल वॉल्यूम 500 ml बन जाए। ध्यान सुनना, एंड मेक सॉइल वाटर क्या, सस्पेंशन ऑफ फाइनल वॉल्यूम कितना, 500 क्या ml। कहने का मतलब क्या, इस 500 ml में मैंने ये नहीं बोला कि 12 से लेके 30 ग्राम क्या लेंगे, सॉइल। मैंने ये नहीं बोला कि 12 से लेके 30 ग्राम सॉइल लो और 500 ml पानी डालो, ये नहीं बोला मैंने। टोटल वॉल्यूम इस तरह से बनाना है, 12 से लेके क्या किया, इसके अंदर आप लोगों ने मेजरिंग चीज तो होगी आप लोगों के पास लैब में, 12 से 30 ग्राम क्या लिया, सॉइल लिया। उसके बाद आप लोगों ने इसको क्या करना है, पानी लेना है, मिक्स करना है, तो इतना वॉल्यूम बनाना है कि फाइनल कितना हो जाए, 500। समझ आ गया। और इस केस में किस में, हाइड्रोमीटर में, इसमें लेना है कितना, 24 से 60 ग्राम, दुगुना। कितना लेना है इसके अंदर, 24 से 60 ग्राम क्या लेना है, सॉइल लेना है, और इसका एंड मेक क्या, मेक सॉइल एंड वाटर क्या, घोल, जिसको आपने सस्पेंशन बोला। सस्पेंशन कितना, 500 का दुगुना, 1000 ग्राम। पहली बात, एक ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जब आपने हाइड्रोमीटर मेथड किया था, कितना सॉइल लिया था और कितना वॉल्यूम बना था। तो पहले में कितना, 12 से 30 ग्राम लेते हैं, दूसरे में कितना लेते हैं, तो लिखे। तो दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप तीनों में कॉमन है, स्टेप तीनों में ही क्या है, सॉरी दोनों में ही क्या है, कॉमन है। तो लिखिए इसको, हो गया। थोड़ा सा क्या अपने आप लिखो ना, बार ऐसा। अच्छा, जब मेरे लिख रहा था तब तो मैंने नहीं बोला थोड़ा सा आगे से हटना, अबे दिमाग में बैठाओ, दिमाग में, ठीक है। लो हट गया मैं, उससे क्या होगा, क्या एग्जाम में मैं भी आगे आ रहूंगा, एग्जाम में दिमाग यूज करना है। वहां किसको बोलोगे आगे से हटिए, आगे दिख नहीं रहा। समझा तो दिया मैंने कि अपनी भाषा में लिखे नोट्स, क्या करना है पहले हाइड्रोमीटर में।
तो ये दो स्टेप दोनों में क्या है, सेम है। हाइड्रोमीटर में सस्पेंशन बनाना है कितने ml का, कितने ml का, 1000 ml का, जिसमें सॉइल कितनी लेनी है, 24 से 60 ग्राम। पिपेट में क्या करना है, 12 से 30। फटाफट लिखिए, हो गया काम, अरे हो गया काम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर लिखिए पोस्ट ट्रीटमेंट। तो अब पोस्ट ट्रीटमेंट क्यों बोल रहे हैं हम, किसके बाद में, बाद कौन डिसाइड करा, बाद और पहले, सस्पेंशन बनने के बाद। अब लिखिए पोस्ट ट्रीटमेंट, पोस्ट POST, पोस्ट का मतलब बाद में, पोस्ट ट्रीटमेंट, पोस्ट ट्रीटमेंट, समझा क्या। अब सुन लो, पोस्ट क्यों बोल रहे हैं, ये पोस्ट ट्रीटमेंट दोनों में ही होता है। अभी मैंने आपको क्या डिस्कस किया, क्या ये बोलो मैंने पिपेट, मैं बोला मैंने पिपेट पढ़ा रहा हूं मैं, अभी तो मैंने कुछ पढ़ा है नहीं। मैंने बोला दोनों को तैयार करने का तरीका क्या है, सेम है। दोनों को तैयार करने का तरीका क्या है, सेम। अब ध्यान सुनना, अब हम इसमें क्या करते हैं, जब हमने इसका क्या बना दिया, एक गोल बना दिया, तो गोल बनाने के बाद भी कुछ पार्टिकल ऐसे जो क्या बनाने की कोशिश करेंगे, अपने फ्लॉक्स, क्या बनाने की कोशिश करेंगे, फ्लॉक्स। अब फ्लॉक्स ना बनाए, देखो हम इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे एक कोगुलेशन एंड फ्लॉगुलेशन होता है। कोगुलेशन और क्या होता है कि उसमें जो हम फ्लॉक बनाते हैं, क्योंकि हमें क्या करता है अपने ड्रिंकिंग वाटर से कौन से वाले पार्टिकल रिमूव करने होते हैं। अरे देखो जो पार्टिकल तो क्या हो गए सेटल, जो तो टैंक में सेटल हो गए, वो तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ पार्टिकल जो इसमें ऐसे घूम रहे हैं, इसको तो आपके घर थोड़ी पहुंचा सकता हूं मैं, इसको भी तो हमें रिमूव करना है ना इसमें से। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, कुछ कोगुलेंट्स डालते हैं, जैसे एलम, अब सुना होगा एलम जैसे हम डालते हैं इसके अंदर। एलम क्या करता है, कुछ जैसे भी काम करेगा एलम बाथरूम के इन्वायरमेंट में। ये एलम क्या करता है, इसमें जाना मत जो मैंने बोला, ये टेक्निकल हो गया है, आपने पढ़ा है नहीं। एलम क्या करता है कि जो पानी के अंदर एल्कनिटी प्रेजेंट होता, अब एल्कनिटी मतलब क्षारीयता, उनके साथ रिएक्शन करके अपना एक चिपचिपा सब्सटेंस बनाता है। कौन, एलम। जैसे चिपचिपा सब्सटेंस बनाता है, इसको पानी में घुमा रहे होते हैं, जैसे चिपचिपा सब्सटेंस बना रहा होता है, ये जो आपके इसके अंदर घूम रहे होते हैं ना, ये इसके ऊपर क्या कर चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाएंगे, स्टिकी बना दिया ना। और एक स्टेज ऐसे आती है क्या कि इसका साइज क्या कर जाता है, जब हम डिस्टर्बेंस को हटा देते हैं तो साइज बड़ा हो जाता है। कैसे साइज बड़ा हो गया बताना, अरे चिपक गया ना इसके ऊपर पार्टिकल, चिपचिपा बना जाता है, और फाइनली हम इसको भी क्या करते हैं, रिमूव करवा देते हैं। उसको हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट में। लेकिन अब ध्यान सुनना, यहां पर हम क्या करते हैं कि जो फ्लॉक्स बने थे ना, उनको हमें हटाना है। फ्लॉक्स बनाने नहीं, यहाँ फ्लॉक्स हटाने। क्यों हटाने, स्टॉक लॉ को वैलिड करवाने। कुछ फ्लॉक्स तो हमने कहाँ रिमूव करवा देते, प्री ट्रीटमेंट में। कुछ अभी भी क्या रह जाएंगे, इसके अंदर फ्लॉक्स रह जाएंगे, उनको भी अभी हमें रिमूव करवाना है। तो यहाँ पर हम कुछ रिएजेंट डालते हैं, जिन रिएजेंट को बोलते हैं डीफ्लॉकुलेटिंग रिएजेंट। फ्लॉकुलेटिंग रिएजेंट क्या होता है, क्या बनाने की कोशिश करते हैं, फ्लॉक्स। जैसे इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे एलम, जैसे हम इन्वायरमेंट में क्या पढ़ेंगे आपका एलम। एलम क्या कराता है, एलम फ्लॉक्स बनवाता है। और कुछ ऐसा होता है अगर इनको डाल दें तो जो फ्लॉक्स बने तो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो हम इसके अंदर थर्ड स्टेज में क्या डालते हैं, डी फ्लॉक्स का मतलब क्या होता है, गुच्छा टाइप का, इसको फ्लॉक्स बोलते हैं। तो अब तीसरे स्टेज में हम क्या डालते हैं इसके अंदर, डी फ्लॉकुलेंट, क्या डी फ्लॉकुलेंट एजेंट डालते हैं इसके अंदर। ये क्या करता है बताना, कहने का मतलब कुछ अभी भी क्या करेंगे, अरे कुछ अभी भी किसके फॉर्म में रहेंगे, फ्लॉक्स की फॉर्म में रहेंगे। उनको फिर से तोड़ना पड़ेगा आप लोगों को, मतलब आप लोग समझ आ गया, समझ आ गया। अब डी फ्लॉकुलेटिंग एजेंट क्या क्या डालते हैं, एलम फ्लॉकुलेटिंग है भाई, डी फ्लॉकुलेटिंग नहीं है। एलम तो गुच्छा बनवाता है। लिखिए सोडियम ऑक्सीलेट, सोडियम ऑक्सीलेट, सोडियम कार्बोनेट। एक एग्जांपल लिखिए, सोडियम ऑक्सीलेट, सेकंड सोडियम क्या, हाँ पहले क्या लिखा आप लोगों ने, सोडियम ऑक्सीलेट सेकंड। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कौन सा डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट है, सेकंड क्या बोला हमने, सोडियम कार्बोनेट लिख दीजिए, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिलिकेट,
नेक्स्ट सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, ये क्या है? ये डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट्स हैं। अब सुन लो, एक बार फिर रिवाइज करते हैं पूरे टॉपिक को। सुन लो, सबसे पहले सेडिमेंटेशन किसके लिए करते हैं पहले बताइए। फाइन मतलब मुझे उस डेटा की फॉर्म बताओ जिसका साइज किससे छोटा हो, 0.075 mm से छोटा हो। और सेडिमेंटेशन एनालिसिस किसके ऊपर बेस्ड है? स्टोक लॉ के ऊपर बेस्ड है। स्टोक लॉ एक सेटलिंग वेलोसिटी देगा हमें G-1 गामा W इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाई 18 म्यू, जहां म्यू क्या है? विस्कोसिटी, डी क्या है? साइज, जी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज करता है। इसके आगे ड्रॉबैक भी आएंगे। ड्रॉबैक हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ड्रॉबैक हम कहाँ पढ़ेंगे? इसके अभी हम यूज कर रहे हैं ड्रॉबैक, हम इसके इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे। तो वहाँ मैं आपको ड्रॉबैक भी लिखवा दूंगा, इसकी कमियाँ क्या। तो कमियाँ तो पता चली आप लोगों को, बहुत सारी कमियाँ। दूसरी बात ये, इसके अजम्पशन क्या है? सेटलिंग कैसे होनी चाहिए? डिस्क्रीट। तभी तो हमने क्या डाले इसके अंदर, तभी तो हमने आप लोगों का HCl वगैरह डाला, ताकि सेटलिंग क्या हो पाए? डिस्क्रीट हो पाए और हम स्टोक लॉ को क्या कर पाए? अप्लाई कर पाए। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि आपका स्टोक लॉ कब वैलिड होता है, कब वैलिड नहीं होता है। अगर 0.2 माइक्रोन से छोटा हो जाए, 0.2 माइक्रोन का मतलब क्या है? 0.0002 से छोटा हो जाए, या फिर 0.2 से बड़ा हो जाए। 0.0002 से छोटा हो जाए ब्राउनियन मूवमेंट होता है, सेटल नहीं हो पाते। और 0.2 ज़्यादा हो जाए टर्बुलेंस क्रिएट करता है। टर्बुलेंस क्रिएट करता है, छोटे पार्टिकल को भी क्या नहीं करने देगा? सेटल नहीं होने देगा, और ज़्यादा ब्राउनियन मूवमेंट हो जाएगा। तो जो भी सेटल होना चाहेगा उसको भी सेटल नहीं होने देगा। दूसरी बात, इसके एजम्पशन जो आपने बोला कि होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको एजम्पशन। उसके बाद कह रहा है कि अब इस लॉ को हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं? अपने दो तरीके में। एक कौन सा? एक आप लोगों का पिटॉट, नहीं यार पिटॉट है, कहीं का मर्जी कहीं बोल दो, अब मुझे खुद बुला दिया, मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। अब क्या पढ़ा रहा था मैं? पिपेट। हाँ, एक पिपेट और एक कौन सा? हाइड्रोमीटर मेथड। अब चाहे पिपेट मेथड कर रहे हो, चाहे आप लोगों का क्या कर रहे हो, हाइड्रोमीटर मेथड कर रहे हो, दोनों में 3 स्टेप कॉमन है। फर्स्ट प्री ट्रीटमेंट, सेकंड सस्पेंशन, प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन, और थर्ड आप लोगों का कौन सा है? पोस्ट। प्रीमम क्या करते हैं? प्रीमम ये करते हैं कि जो आप लोगों का जो ऑर्गेनिक मैटर है उनको हम ऑक्सीडाइज करवा देते हैं। किसको डाल के? H2O2 को डालते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और साथ हम HCl डालते हैं। HCl इस डालते हैं ताकि हमारे जो कैल्शियम कंपाउंड्स है वो आपके इकट्ठे ना हो पाए, क्योंकि कैल्शियम का क्या किसकी प्रॉपर्टी होती है? लाइम के पास बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, आपको मालूम है सारी चीज़ें। तो ये ना हो पाए, हम इसका प्री ट्रीटमेंट करवाते हैं। प्री ट्रीटमेंट करवाने के बाद हमारा प्री ट्रीटमेंट हो जाता है तो हम क्या बनाते हैं? सॉइल का सस्पेंशन बनाते हैं। अब सॉइल का जो सस्पेंशन हम बना रहे होते हैं, ध्यान सुनना, उस सस्पेंशन को बनाते समय भी आपको ध्यान रखना है कि किस में कितना वॉल्यूम लेते हैं। तो अगर हम बात करें पिपेट में, तो पिपेट में कितना लेते हैं? हाँ, 12 से 30 ग्राम सॉइल लेते हैं। और कितना सस्पेंशन बनाते हैं? फाइनल 500 ml बनाते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें किससे? हाइड्रोमीटर में, तो हाइड्रोमीटर में कितना लेते हैं? हाँ, 24 से 60 ग्राम लेते हैं। कितना लेते हैं? 1000 लेते हैं। ये चीज़ क्लियर? और जैसे बन जाता है उसके बाद इसका कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं? पोस्ट। ताकि अभी भी अगर कोई क्या रह गया हो, फ्लॉक्स रह गए हो, अभी भी अगर कोई फ्लॉक्स के रूप में दिखेगा तो वो क्या कर जाए? आपके टूट जाए। और अब क्या करेंगे हम? पोस्ट ट्रीटमेंट। हो गया। अब जब पोस्ट ट्रीटमेंट होता है फिर अब इसके बाद हम क्या करते हैं? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो अब लिखेंगे, ये हो गया। अब हेडिंग डाल दो, कौन सा? पिपेट मेथड। ठीक है। अब इस टॉपिक को समझने के लिए आप लोग 15 मिनट का ब्रेक ले लो और फ्रेश होके आना, जो मर्जी हो करें, लेकिन फ्रेश आना है यहाँ क्लास में, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को हवा नहीं लगेगी अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे यहाँ पर। समझ रहे हो? तो 10 मिनट का बिल्कुल फ्रेश ब्रेक लेकर आइए आप लोग, जिससे भी आपका दिमाग फ्रेश तो करके आना आप लोग, लेकिन खा के आना। ठीक है? होता है ना बहुत सारे कि जब तक एक पैक नहीं मारता उसको समझ नहीं आता दुनिया में क्या चल रहा है। उसके बाद उसकी अंग्रेजी तब सामने आती है जब उसको एक पैक लगा जाता है, तब उससे सब आ जाती है अंग्रेजी, तब उसको डिस्क्रीट का मतलब ही पूरी तो बता देगा। ठीक है।